अभी ये बॉल यहाँ से इससे टकराएगी, ये चलने लगे या शायद कुछ भी हो जाए, सेंटर ऑफ मास अपना मेंटेन रहेगा, लेकिन जैसे ही ये इस बॉर्डर से टकराएगा तो इस सिस्टम के बाहर से एक फोर्स लगेगा ना, तब सेंटर ऑफ मास का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर से फोर्स आ रहा है. दिस बॉर्डर इज नॉट द सिस्टम ना, सिस्टम कंटेन्स ओनली 2 balls. Yes, sir. राइट? हाँ. सो जब मैं बोल रहा हूँ नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो नेट फोर्स में सिर्फ नेट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस ही ले लो आप, तो कंफ्यूजन ही नहीं होगा. रिजल्टेंट ऑफ external forces only. M stands for total mass of the system. Total mass of the system, not of individual particle. And this is acceleration of center of mass. So net force acting on the system, that is resultant of external forces, net force acting on the system is equal to total mass of the system into acceleration of system of mass, center of mass. Okay, is it clear? Yes, sir. Now next is, इसी को कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हो. कंपोनेंट फॉर्म में क्या आएगा? कंपोनेंट फॉर्म में लिख लो चाहे तो, नेट फोर्स का x कंपोनेंट इज मास, टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. सिमिलरली y कंपोनेंट ऑफ नेट फोर्स इज टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का y कंपोनेंट. एंड सिमिलरली z कंपोनेंट भी लिख के लो काय के लिए. This is total mass into acceleration of the mass का z component. Clear? आ रहा समझ में? हाँ. And we can justify this expression. कैसे? बहुत मुश्किल नहीं है. Center of mass से ही सब कुछ connected है. Center of mass का velocity position vector लिखा है आपने, mass into center of mass का. This is what? M1 R1 vector plus M2 R2 vector up to Mn Rn vector, right? Yes, sir. Right now? So अगर इसको 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलता था? मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू M1 इनटू A1 वेक्टर प्लस M2 into A2 वेक्टर. याद है ना? अभी थोड़ी देर पहले लिखा था हमने. Yes, यही था ना? ये क्या हो गया? फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट पार्टिकल, फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकंड पार्टिकल, फोर्स एक्टिंग ऑन द थर्ड पार्टिकल. कैन आई कॉल इट नेट फोर्स? सर थर्ड पार्टिकल की एन पार्टिकल? नेट फोर्स एन पार्टिकल. यार तुम मत पकड़ा कर बात, दिमाग. अच्छा मैं कहीं सोच रहा था. सो F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू Fn, nth पार्टिकल, सबके सारे पार्टिकल्स पे जो लगने वाला फोर्स है उसका टोटल हो गया. तो कैन आई कॉल इट नेट फोर्स और नॉट? सो ये नेट फोर्स कैसे होगा? ये तो पार्टिकल्स के फोर्स का ही है ना. ये नेट फोर्स कैसे होगा? इसमें तो इंटरनल फोर्स भी दिख रहे हैं आपको, बराबर भाई. सिंगल पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 1 है, ये 2 है, ये 3. F2 में तो फोर्सेस एक्टिंग ऑन सेकंड पार्टिकल दिख रहा है. वो तो इसकी वजह से भी हो सकता है, बाहर से भी हो सकता है. ये बोल रहे हो ना कि कुछ और बोल रहे हो? सॉरी. यस सर. लेट अस अज्यूम बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा. लेट अस अज्यूम 2 ही पार्टिकल हैं, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, राइट? तो 1 पे कौन फोर्स लगा रहा होगा? 2.
2 लगा रहा होगा, किस डायरेक्शन में? सपोज करो इधर, तो 2 पे कौन फोर्स लगा रहा होगा? 2 ही लगा रहा है, लेकिन वो 1 1 लगा तो रहा होगा। कितना और किस डायरेक्शन में? इक्वल एंड अपोजिट ही लगाएगा, यही न्यूटन ने बोला था। हाँ जी सर। एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल, तो इन दोनों का सम तो 0 हो ही गया ना। तो अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं है तो अंदर वाले फोर्सेस का सम भी 0 हो जाएगा। इसमें सारे फोर्सेस इंक्लूडेड, यू आर करेक्ट, कि बाहर से जो फोर्स आ रहा है वो भी इंक्लूडेड है और इंटरनल फोर्सेस भी इंक्लूडेड है। बट वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि इंटरनल फोर्सेस तो वैसे ही एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। हाँ लेट अस सर। अस्यूम एक और पार्टिकल है, हाँ 3, इस पे सिर्फ बाहर से फोर्स लग रहा है F3, तो F1 और F2 सिर्फ एक दूसरे के इंटरेक्शन की वजह से, और F3 पे बाहर से लग रहा है, तो F1 प्लस F2 तो 0 ही हो गया। तो जो ले दे के बचेगा वो F3 बचेगा, जो बाहर से वाला फोर्स है। तो F1 plus F2 plus F3 up to Fn will be net force acting on the system. All right? यस सर। तो इसके बड़े अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, मतलब कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स, एक्सप्लेनेशन है बुक में। अब आप रीड करोगे तो सी, जैसे एक बड़ा अच्छा सा अपना एनसीईआरटी रीड करोगे, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ। सपोज करो एक ह्यूमन बॉडी, सॉरी, ह्यूमन बॉडी एग्जांपल हो सकता है ना? मतलब ह्यूमन बॉडी में हमारे जो बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, लेकिन वो बाहर पे नहीं दिख रहा। और अगर इंसान स्टिल बैठा है तो वो नहीं बिल्कुल नहीं बेटा, ये तू एकदम कुछ भी बोल रहा है, ऐसी बातें मत कर। जी सर। कुछ भी बोल रहा है, कहाँ पे अप्लाई कर रहा है? सुन, मैं बताता हूँ ह्यूमन बॉडी में कहाँ देखना आपको दिख सकता है, मैं बताता हूँ कैसे सीख। ये एक बॉम्ब फेंका आपने यहाँ से, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट बॉम्ब टू मूव इन दिस डायरेक्शन, राइट? बॉम्ब तो ऐसे जाना चाहिए ना। जी सर। एक बॉम्ब आपने फेंका, राइट? तो इट शुड फॉलो पैराबोलिक पाथ, और डू यू एक्सपेक्ट समथिंग एल्स? सर यही पैराबोलिक पाथ ही होगी। यही होना चाहिए। लेट अस अज्यूम यहाँ पे जाके बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया, तो सारे पार्टिकल्स तो इधर उधर चले जाएंगे, सारे पार्टिकल्स इधर उधर चले जाएंगे, बट उनका सेंटर ऑफ मास अब भी वैसे ही आएगा जैसे पहले एक्सपेक्टेड था। राइट? क्यों? ये ऑब्जेक्ट, ये बॉम्ब जो था, किसके इन्फ्लुएंस में मूव करा था इस पाथ पे? was moving under influence of which path? एक्सेलरेशन, which force? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन से फोर्स के इन्फ्लुएंस? सॉरी, ग्रेविटेशनल फोर्स ना। ग्रेविटेशनल फोर्स ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पहले जब बॉम्ब पूरा का पूरा जा रहा था तब भी उस पर वही फोर्स लग रहा था, नेट फोर्स वही था, तो उसके इन्फ्लुएंस में ही लगा। अब सारे पार्टिकल्स, तो उन सब पे मिला के नेट फोर्स अब भी उतना ही लग रहा है ना, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वही रहेगा जो पहले था, राइट? तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो पहले था वो वही रहेगा, राइट? एक यहाँ बॉम्ब रखा हुआ, रखे रखे एक्सप्लोड हो गया, ये इधर भागा, दूसरे को इधर भागना पड़ेगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास वहीं रह जाएगा, सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं जाएगा। क्यों? बाहर से किसी ने फोर्स ही नहीं लगाया, नेट फोर्स पे 0 लग रहा है। वन ऑफ द पार्ट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द अदर पार्ट, तो लेफ्ट पार्ट ने राइट पे लगाया, राइट पार्ट ने लेफ्ट पे लगाया, तो दोनों इधर उधर चलेगा, बट सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा भाई, बिकॉज नेट फोर्स तो 0 है ना, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वुड बी 0, राइट? ह्यूमन बॉडी पे अगर आपको देखना है तो कहाँ लगता है? सी, आप लॉन्ग जंप आपने देखा, राइट? यहाँ पे सैंड है, आप आते हो, भागते हो, लॉन्ग जंप लेते हो, तो थोड़ा हाई भी जाते हो और ऐसे भी आते हो, राइट? अगर आपने नोटिस किया हो, एक लंबा लीप होने के लिए आदमी क्या करता है? सबने अगर एथलीट मतलब लॉन्ग जंप एंड ऑल देखा हो, तो आदमी जब गिरने वाला होता है तो पैर आगे कर लेता है, तो ही मतलब ट्राइज टू पुट हिज हैंड्स एंड लेग्स बोथ इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट? ऐसा करने की कोशिश करता है। बेसिकली वो रास्ते में पैर वैर सब हिलाता है, तो हर एक पार्टिकल अलग अलग चल रहा है, बट उसके बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होगा ना, वो वही रास्ते पे चलेगा, वो कहीं नहीं डिस्प्लेस होगा,
सर लेकिन अगर उसको पैर फोल्ड करने की क्या जरूरत, वो तो वैसे भी उसका सेंटर ऑफ मास तो वैसे ही बेटा चलेगा। वो पर्सनल वो ऐसे, अरे बेटा सेंटर ऑफ नहीं मास सर, चलेगा, अभी वो आपने लोग करते हैं, क्यों करते हैं? एग्जाम्पल दिया अभी इसलिए तो मैंने पूछा। मैं उसी एग्जाम्पल की बात कह रहा हूँ, वो क्यों करते हैं, मेरा पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, उनका है, क्योंकि उनको आगे जंप करना है। अगर तू ऐसे जंप करेगा और यही गिर गया, अगर तू सीधा जंप कर रहा है, ये तू कभी वीडियो देख ले लॉन्ग जंप की, तो लॉन्ग जंप वाले ऐसे जंप करेंगे तो यही पैर आ जाएगा ना। तो वो क्या करते हैं उनको, अरे किया तो ठीक से करना बेटा, ये देख तू ऐसे यहाँ से जंप करेगा, ऐसे गिरेगा तो क्या फायदा। दूसरा आला आदमी आएगा, उसको मालूम है कि सेंटर ऑफ मास तो वहीं लैंड होना है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पहुंचते पहुंचते अपने पैर को आगे बढ़ा देते हैं, तो इस चक्कर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा लीप मिल जाता है उनको। पता नहीं तुमने लॉन्ग जंप किया तो ऐसा क्यों नहीं नोटिस किया। जी सर। मैंने तो नहीं किया, तो फिर भी मैंने नोटिस किया। तो वो आगे पैर फोल्ड कर लेते हैं गिरते गिरते, ताकि थोड़ा सा पैर यहाँ पड़े और फिर गिरने के बाद वो स्प्रिंग होके आगे आ जाते हैं, तो उनका जो मार्क है वो यहाँ पकड़ा जाएगा, वो ये नहीं पकड़ा जाएगा। भले उनका सेंटर ऑफ मास गिरते वक्त वहीं पता, लेकिन पैर आगे पहुंच जाते हैं। सो दे कीप ऑन मूविंग देयर लेग्स एंड हैंड्स व्हेन दे आर इन एयर। तो उनके बॉडी के पार्ट्स अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग मूव कर रहे हैं, लेकिन वो कितनी भी कोशिश कर लें, उनका सेंटर ऑफ मास वहीं गिरने वाला है। हाँ, वो जो फुट का फुट का मार्क है वो आगे चला जाए। ऑल राइट। जी सर। यस। तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स बुक में दी होंगी जिसमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल कैसे अपना स्टेट ऑफ मोशन मेंटेन करता है। तो बीच में कुछ चेंजेस हो जाए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल बिखर जाए, जुड़ जाए, कुछ भी हो जाए। बट अब जैसे समझो एक कार्ट है, हाँ, एक कार्ट है एंड एक आदमी उस पर खड़ा है, सपोज ऐसा, या बोट है, सपोज ऐसा बोट, एंड देयर इज अ मैन स्टैंडिंग ऑन इट। इफ मैन जंप्स दिस वे, बोट स्टार्ट्स मूविंग दिस वे, बोट इधर चलने लगती है, राइट। लेकिन मजे की बात है, उनका सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं जाएगा, वो सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा। हमारी बात में क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि बाहर से किसी चीज ने फोर्स ही नहीं लगाया ना। बाहर से किसी ने फोर्स लगाया नहीं, इसने इस पे लगाया, इसने इस पे लगाया, दोनों ने एक दूसरे पे फोर्स लगाया, तो दोनों का इंडिविजुअली कुछ चेंज होगा। बट इफ यू टॉक ऑफ द सिस्टम, देन सिस्टम विल मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ऑल राइट। यस सर। हाँ, क्लियर ना? हाँ। System as a whole will maintain its state of motion. आपको समझ में आ गया? क्लियर ना? ओके। नाउ बिफोर आई टेक द न्यूमेरिकल्स, एक और डिस्कशन कर लेते हैं। फोर्स एंड मोमेंटम डिस्कस करते हैं। फोर्स एंड मोमेंटम, ये तो सीधा मैंने डिडक्शन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ लिख दिया। असली में फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। आ रहा समझ में? यस सर। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। नाउ मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या होता है? मोमेंटम ऑफ सिस्टम अभी हमने जब जस्ट देखा था, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या होगा भाई? वो हर एक पार्टिकल का मोमेंटम ऐड कर लो, P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू Pn, यही होगा ना? हर एक पार्टिकल का मोमेंटम ऐड कर लो तो टोटल मोमेंटम हो जाएगा। हाँ सर। If I ask you what is total momentum of the system, so it is sum of momentum of each particle, individual particle of the system. So P1 vector plus P2 vector plus P3 vector Pn vector is total momentum. ठीक है? Okay. So momentum, total momentum is m1 v1 vector plus m2 v2 vector up to mn vn vector.
राइट। इसको अपन टोटल मास से अगर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, velocity of center of mass. So momentum of the system is mass into velocity of center of mass, right? तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं both the sides with respect to t, तो d by dt of p is m into d by dt of velocity of center of mass. But then this is what acceleration of center of mass is dp by dt. But then this is net force. So net force acting on any system is dp by dt. So net force acting on the system can be written as rate of change of momentum with respect to time. And किसका momentum? पूरे system का, total momentum of the system. हमारी बात समझ में? Yes, sir. Okay. So ये हो गया आपका मतलब न्यूटन्स लॉ, सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम. एक्चुअली दिस शुड बी रिटन फर्स्ट और उसके बाद ये डिराइव होना चाहिए, बट एनीवेज कोई इसमें कोई थ्योरी नहीं आने वाला, आपको प्रूफ करने के लिए नहीं आने वाला, ये पता होना चाहिए आपको. नेट फोर्स जैसे हमने वहां पे पढ़ा था, फोर्स एक्टिंग ऑन एनी पार्टिकल इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सेम वे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज रेट ऑफ चेंज ऑफ linear momentum, so total momentum of the system with respect to time. Okay. Yes, sir. ये भी आपको समझ में आ गया. Now, यहीं पे एक छोटी सी चीज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. छोटी सी क्या बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन of linear momentum. Law of conservation of linear momentum. Let us assume that there is a system on which net force acting on it is 0. तो उस पर नेट फोर्स अगर नहीं लग रहा है तो dp by dt क्या होगा? What will be dp by dt? Naturally 0 होगा. When net force acting on the system itself is rate of change of linear momentum of total momentum of the system with respect to time. So if net force acting on it is 0, then dp by dt is 0. So as per this, p should be what? P is constant. So what's the law? P is constant. The law of conservation of linear momentum says that if no external force acts on the system of particles, then total momentum of the system remains constant. I'll repeat, if no external force acts on the system, then total momentum of the system remains constant. This is what we say is law of conservation of linear momentum. There are a lot of applications of this in our textbook, explained in our textbook, like recoil velocity of the gun. Recoil velocity of the gun. कैसे? Recoil velocity of gun. What is that? We all know if there is a gun, right? Yeah, there is a bullet, sorry, pistol, right? If there is a pistol and there is a bullet inside it, right? If you press the trigger, this bullet moves in this direction and gun gets a jerk or gets a velocity in this direction. That is known as the recoil of the gun, recoil velocity of the gun. Now, why does this happen? See, if I think of this gun and the bullet as a system, do you think that someone from outside comes and exerts force on the bullet? ऐसा कोई बाहर से आके, गन के बाहर से आके कोई बुलेट पे फोर्स लगाता है? हेलो? नहीं सर, जब
ऐसे ये करेंगे तो नहीं, बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लगाता। जो फोर्स लगाता है वो गन इस पे ही लगाएगा। गन के अंदर कुछ मैकेनिज्म होगा, स्प्रिंग, हैमर, लॉट ऑफ थिंग अरेंजमेंट होगी, वो चीज इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। एज अ रिजल्ट ये भी इस पे फोर्स लगाएगा। जो फोर्सेस लगने वाला है इंटरनल फोर्सेस लगने वाले। तो अगर मैं बोलूं टोटल मोमेंटम बिफोर फायर is same as total momentum after fire. Total momentum after firing. So before, mass of gun into velocity of gun, mass of bullet into velocity of bullet. After, mass of gun into velocity of gun plus mass of bullet into velocity of bullet. So this is equal to 0. So velocity of gun is what? Minus mv by mg into vb. So गन भी रिकॉइल करेगा किस वेलोसिटी से? mv by mg into vb. डायरेक्शन उल्टा, डायरेक्शन इज नेगेटिव टू दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट, एंड जो प्रपोर्शन है वो दिस रेशियो पे डिपेंड करता है। किसके? बुलेट के और गन के मासेस के रेशियो पे डिपेंड करता है। मास ऑफ बुलेट बाय मास ऑफ गन। अगर बुलेट का मास बहुत कम है एज कंपेयर्ड टू द मास ऑफ द गन, देन वेलोसिटी ऑफ गन वुड लुक स्मॉल, वुड बी स्मॉल देन द वेलोसिटी ऑफ बुलेट, अदरवाइज कंपेरेबल है।